हे गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल एडुल्यूमिनी सेंस पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंटी अस्थमेटिक ड्रग्स की। तो वो ड्रग्स जो कि अस्थमा को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती हैं उनको हम एंटी अस्थमेटिक ड्रग्स बोलते हैं। अब अस्थमा को कई लोग अस्थमा भी कहते हैं और कई लोग एज़मा भी कहते हैं, तो इस प्रोनाउंसिएशन पे बहस करने की बजाय हम टॉपिक पे ध्यान दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। हाँ जी, तो डेफिनेशन कहती है कि एंटी अस्थमेटिक ड्रग्स आर दोज विच यूज्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा या एज़मा। ब्रोंकियल अस्थमा क्या होता है? एक कंडीशन है जिसके ट्रीटमेंट के लिए ये ड्रग्स इस्तेमाल हो रही हैं। ठीक है, तो पहले हम अगर इसकी ड्रग्स जानना चाह रहे हैं तो हमको पहले इसके बारे में पता होना चाहिए कि आखिर ब्रोंकियल अस्थमा क्या चीज़ है। तो ब्रोंकियल अस्थमा क्या है, पहले शब्दों को पढ़ लेते हैं फिर उनका मतलब समझते हैं। तो शब्द क्या कह रहे हैं कि ब्रोंकियल अस्थमा is characterized by hyperresponsiveness of tracheobronchial smooth muscles to a variety of stimuli, resulting in narrowing of air tubes, often accompanied by increased secretion, mucosal edema and mucus plugging. इसका मतलब क्या हुआ, इसको अगर मैं समझाऊं आपको, तो ब्रोंकियल अस्थमा एक कंडीशन होती है जिसके अंदर हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस हो जाती है किसकी, ट्रैक्यो ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स की। जो आपकी ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स होती हैं वो हाइपर रिस्पॉन्सिव हो जाती हैं टुवर्ड्स एनी स्टिमुलाई, जिसमें क्या होता है, हमको क्या रिजल्ट मिलता है कि जो आपके एयर ट्यूब्स हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है वो नैरो हो जाएगा और इसके अलावा सिक्रेशन बढ़ जाएगा म्यूकस का। उस वजह से म्यूकोसल एडिमा होगा और म्यूकस वहाँ पे फंसने लगेगा तो म्यूकस की प्लगिंग हो जाएगी। ये सारी चीज़ जब एक साथ हो रही है तो उस कंडीशन को हमने कहा है ब्रोंकियल अस्थमा। अब देखते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी कि अस्थमा में ऐसा क्या होता है कि एक पूरा डिजीज़ क्रिएट हो जा रहा है, नैरोइंग हो रही है और म्यूकस प्लगिंग भी हो रही है। तो शुरुआत कहाँ से होती है वो जानने की कोशिश करते हैं। ये हमारे ब्रोंक्यूल्स हैं, प्राइमरी सेकेंडरी इस तरीके से ब्रोंक्यूल्स डिवाइड होते हैं, सब जानते हैं। इन ब्रोंक्यूल्स के अंदर की कहानी समझते हैं। जो हमारे ब्रोंक्यूल्स होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं कि यहाँ से आपकी एयर जा रही है ना, इनकी कुछ लेयर्स होती हैं इस तरीके से। लेयर्स क्या होती है वो अभी जानना इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हमारा टॉपिक अभी एनाटॉमी फिजियोलॉजी नहीं है। तो बस यहाँ पर ये सारी चीज़ें होने वाली हैं, तो देखें क्या क्या होने वाला है। जैसे समझ लीजिए बात हो रही है हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस की, क्योंकि हम जब एयर को बॉडी के अंदर लेते हैं, इनहेल करते हैं, तो ऐसा कोई ज़रूरी तो नहीं कि हमेशा हम एयर ही इनहेल कर पाएँ। कुछ बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो हमारे एयरवेज में चले जाते हैं, तो आमतौर पर हमारी बॉडी थ्रू कफिंग और स्नीजिंग उनको बाहर निकाल देती है। लेकिन जब कभी अगर कोई कैसा हो, एलर्जिक हो और उसके बॉडी में कोई एलर्जन चला जाए तो वो क्या करेगा, वो वहाँ की इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करेगा। इम्यून सिस्टम में सबसे पहले आएंगी आपकी डेंड्रियाटिक सेल्स, एक्चुअली डेंड्राइटिक सेल्स है ना। डेंड्राइटिक सेल्स जो होती है वो एलर्जन को आइडेंटिफाई करती हैं और उसके बाद वो ये इन्फॉर्मेशन कन्वे करती हैं हेल्पर टी सेल्स को। हेल्पर टी सेल्स जो है वो समझती हैं कि अच्छा एलर्जन बॉडी के अंदर आया है, एंटीजन बॉडी के अंदर आया है, तो वो फर्दर कुछ डिसीजंस लेती हैं। तो उनके डिसीजंस में या उनके एक्शंस में क्या आता है, सिक्रेशन ऑफ इंटरल्यूकिन 3 और 4 एंड 5। तो जो इंटरल्यूकिन 3 और 4 होते हैं वो बी सेल्स को एक्टिवेट करते हैं फॉर मेकिंग एंटीबॉडीज़। तो बन जाती हैं आपकी IgE एंटीबॉडीज़ जो कि रिस्पॉन्सिबल होती हैं एलर्जिक रिएक्शंस के लिए। तो ये IgE एंटीबॉडीज़ कहाँ जाकर अपने रिसेप्टर पे बाइंड होगी, मास्ट सेल पर, और फिर उसमें बाइंड होगा आपका एलर्जन या एंटीजन। इस वजह से रिलीज होगा हिस्टामीन और कुछ फर्दर हिस्टामीन जैसे ऑटोकॉइड्स जैसे कि ल्यूकोट्राइन। उन सबसे क्या होगा, ये जितने भी आपको दिख रहे हैं हिस्टामीन वगैरह, ये क्या करवाएंगे, ये ब्रोंको स्पाज्म करवाएंगे, यानी स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन करवा देंगे। तो आपके जो ब्रोंक्यूल्स होंगे वो कैसे हो जाएंगे, नैरो हो जाएंगे। एक और चीज़ इसके साथ में होगी, जो इंटरल्यूकिन 5 है वो एक्टिवेट करेगा आपकी इओसिनोफिल्स को। इओसिनोफिल्स जब एक्टिवेट हो जाएंगी तो वो अपने अंदर से रिलीज करेगी कुछ साइटोकाइंस। कौन कौन से साइटोकाइंस रिलीज कर सकती है, ये आपके ल्यूकोट्राइन वगैरह, प्रोस्टाग्लैंडिन हो सकता है। और इन सब के रिलीज होने की वजह से हमारे बॉडी में क्या देखने को मिलेगी, इन्फ्लामेशन। यानी कि ये वो वाला बॉडी का वो एरिया जहाँ पर आपकी एयर अंदर जा रही थी जिस एरिया से, वहाँ पर क्या हुआ, सबसे पहले तो हो गई नैरोइंग। नैरोइंग के अलावा वहाँ पे हो गई इन्फ्लामेशन और इस वजह से क्या नहीं हुआ, अब आपकी एयर प्रॉपरली अंदर नहीं जा पाएगी और आपको इरिटेशन होगी, कफ होगा,
वीजिंग साउंड्स आएंगे। इसके अलावा डिस्निया भी हो सकता है क्योंकि ब्रीदिंग प्रॉपरली तो हो नहीं रही है। और क्या देखने को मिल सकता है, क्या हो सकता है, म्यूकस की प्लगिंग हो सकती है, मतलब म्यूकस इकट्ठा हो सकता है उस कफिंग के वजह से, और साथ ही साथ में म्यूकोसल एडिमा वहाँ पर हो सकता है। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही है अस्थमा के साथ में। तो अब ये अस्थमा को ट्रीट कैसे किया जाए, इसको टारगेट कैसे किया जाए। तो सबसे पहले ना मैं हमेशा बोलती हूँ जब भी आपको कोलॉजी पढ़नी है तो आप पैथोफिजियोलॉजी बहुत अच्छे से समझो। अगर आपको पैथोफिजियोलॉजी अच्छे से आती है ना तो आप उसके ड्रग्स बहुत अच्छे से याद रख सकते हो। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हम किस किस को टारगेट कर सकते हैं। देखो सबसे पहले हमारा प्रॉब्लम है ब्रोंकियोस्पाज्म, यानी कि ब्रोंकियोज जो अभी कैसे थे, डायलेटेड थे, अब वो कैसे हो गए हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो गए हैं। उनके कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आपके जो एयरवेज हैं वो नैरो हो गए हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो हमको चाहिए वो है ब्रोंको डायलेशन। तो हमारी फर्स्ट क्लास हो जाएगी ब्रोंको डायलेटर्स। फर्दरमोर हम क्या करेंगे आगे, किस किस को टारगेट कर सकते हैं, हम मास्ट सेल को टारगेट कर सकते हैं क्योंकि मास्ट सेल जो है वो रिलीज कर रही है हिस्टामीन को, और हिस्टामीन रिलीज होकर कर रहा है प्रॉब्लम क्रिएट। तो हम मास्ट सेल को टारगेट कर सकते हैं। हम टारगेट कर सकते हैं एंटी आईजी मतलब आईजीई एंटीबॉडीज़ को, तो उससे भी क्या होगा, ये वाली चेन पूरी ब्लॉक हो जाएगी। इसके अलावा हम किसको टारगेट कर सकते हैं, ल्यूकोट्राइन्स को टारगेट कर सकते हैं। तो यानी कि अगर हमको पैथोफिजियोलॉजी अच्छे से पता है ना तो हम उसका क्लासिफिकेशन अच्छे से समझ सकते हैं और उसका ट्रीटमेंट भी समझ सकते हैं। तो चलिए फिर बातें क्यों कर रहे हैं, हम क्लासिफिकेशन समझते हैं। हाँ जी, तो ये रहा क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के अंदर आपके आ जाते हैं सबसे पहली क्लास, जैसा कि मैंने कहा था ब्रोंको डायलेशन चाहिए तो हम सबसे पहली क्लास यूज़ कर रहे हैं ब्रोंकियो डायलेटर्स। सेकेंड क्लास हम क्योंकि ल्यूकोट्राइन्स को टारगेट कर रहे थे इसलिए आ गए एल्टी एंटागोनिस्ट, ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट। फिर नेक्स्ट आते हैं मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स, वही बात मास्ट सेल को टारगेट करना था। फिर नेक्स्ट आते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स बहुत ही अच्छे एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स होते हैं, साथ ही साथ ये आपके इम्यून सिस्टम को भी सप्रेस करते हैं। और हमको यही दो चीज़ें चाहिए थी, इम्यून सिस्टम को सप्रेस करना था और साथ ही साथ हमको इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करना था। तो उस केस में हमारे लिए बेस्ट ड्रग्स हैं। लास्ट है आपका एंटी आईजीई एंटीबॉडी, यानी जो ऐसी ड्रग जो आईजीई एंटीबॉडी के ही अगेंस्ट काम कर दे। मेरे हाथों को ना देखिए, जब मैं लिखती हूँ तो वो रंग बिरंगे हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, ब्रोंको डायलेटर्स पे आते हैं। ब्रोंको डायलेटर्स में फर्दर 3 सब क्लासेस आती हैं, सिम्पैथोमाइमेटिक्स, एंटीकोलिनर्जिक्स, मिथाइलजेंथीन्स। सिम्पैथोमाइमेटिक्स का एग्जाम्पल है साल ब्यूटामॉल, सालमेटेरॉल। इसके अलावा और भी हैं, फॉर्मेटरॉल वगैरह है, टर्ब्यूटालीन है, लेकिन मेरे पास जगह नहीं है। नेक्स्ट है एंटीकोलिनर्जिक्स, इसके अंदर आ जाता है इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड और टायोट्रोपियम ब्रोमाइड। नेक्स्ट है मिथाइलजेंथीन, इसके अंदर एग्जाम्पल आता है थियोफाइलिन, डॉक्सोफाइलिन। आगे क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं ये मैंने पहले से लिख रखे हैं। एल्टी एंटागोनिस्ट में आ जाते हैं आपकी मॉन्टेल्यूकास्ट, दाफिल्यूकास्ट। मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स में आ जाते हैं सोडियम क्रोमोग्लाइकेट और किटोटिफेन। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में आ जाते हैं प्रेडनिसोलोन, बैक्लोमिथासोन। जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं उनके अंदर 2 सब क्लासेस होती हैं, एक ऐसी ड्रग्स जो कि सिस्टेमिक रूट से दें यानी कि ओरल रूट से, और दूसरी वो ड्रग्स जो कि हम इनहेलेशन के थ्रू दें। अब सिस्टेमिक में से ओरल नहीं आता, इसमें इंजेक्शन भी आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है बैक्लोमिथासोन जैसे ड्रग्स को हम इनहेलेशन के थ्रू देते हैं। लास्ट आती है आपकी एंटी आईजीई एंटीबॉडीज, इसके अंदर आ जाता है आपका ओमालिजुमाब, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, ठीक है। ये पूरा क्लासिफिकेशन है। एंटी एस्थमेटिक सीरीज की ये फर्स्ट वीडियो है। इस वीडियो में मैं सिर्फ ब्रोंकोडायलेटर्स को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी क्योंकि शायद वीडियो ज़्यादा लंबी हो सकती है क्योंकि मैंने इसके अंदर पैथोफिजियोलॉजी भी समझाई है। तो शुरू कर रहे हैं ब्रोंकोडायलेटर्स। ब्रोंकोडायलेटर्स यानी वो ड्रग्स जो कि ब्रोंक्यूल्स को डायलेट करते हो। अब ब्रोंक्यूल्स को डायलेट करने में पहली सब क्लास थी सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स। सिम्पैथोमाइमेटिक यानी ऐसी कोई भी ड्रग जो एड्रेनालिन को कॉपी करती हो वो सिम्पैथोमाइमेटिक कहलाती है। ये जो ड्रग्स होती हैं ये बीटा 2 रिसेप्टर को मिमिक करती है ना, बीटा 2 रिसेप्टर पे जाके बाइंड होती हैं
और ये बीटा 2 रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट है? आपके ब्रोंक्यूल्स में प्रेजेंट है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पहले समझ लेते हैं, फिर इसके बारे में जानेंगे। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अगर आप गौर से देखें तो क्या है? सबसे पहले आपकी ये ड्रग है, सपोज साल्ब्यूटामॉल, ये बाइंड हुई बीटा 2 रिसेप्टर्स पे। ये बीटा 2 रिसेप्टर्स कहाँ मौजूद हैं? आपके ब्रोंक्यूल्स पर मौजूद है, ब्रोंकियल मसल्स पर मौजूद है। क्योंकि बीटा 2 रिसेप्टर्स जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स होते हैं, तो ये अंदरूनी तरफ से कपल होंगे किससे? एक जी प्रोटीन से। अब क्या होगा, जब ये ड्रग यहाँ पर बाइंड होगी तो जी प्रोटीन एक्टिवेट होगा। जी प्रोटीन जब एक्टिवेट होगा तो वो क्या करेगा? एटीपी को CAMP में कन्वर्ट करवाएगा। अब ये जो CAMP है ये पूरे खेल करने वाला है। ये जो CAMP है वो दो काम करेगा। सबसे पहला काम वो करेगा कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो सेल के अंदर मौजूद है, स्मूथ मसल सेल के, उस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम आयंस की जो एंट्री हो रही है सेल के अंदर तरफ, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सेल के साइटोसोल में जो कैल्शियम आ रहा है उनको ब्लॉक कर देगा। तो इससे क्या होगा? कैल्शियम की अवेलेबिलिटी हो जाएगी कम। कैल्शियम की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी तो एक्टिन और मायोसिन जो एक्चुअल में ज़रूरी होते हैं आपके कॉन्ट्रैक्शन के लिए, वो इंटरेक्शन ही नहीं कर पाएंगे। जब इंटरेक्शन ही नहीं होगी तो ब्रोंको डायलेशन मिल जाएगा, यानी कि ब्रोंको कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। ठीक है, पहला तरीका हो गया ये। दूसरा तरीका है, यही CAMP क्या करता है, अब ये जो है अगला काम क्या करेगा, ये PAK जो है उनके थ्रू पोटेशियम का एग्जिट ज़्यादा से ज़्यादा करवाएंगे। तो इससे क्या होगा भाई, पोटेशियम अपनी सेल के बाहर जाता है तो क्या होता है? सेल वापस से पोलराइज्ड फॉर्म में आती है, यानी कि रीपोलराइजेशन होता है। तो अगर ये एक्शन हम ज़्यादा बढ़ा दें तो बॉडी, जो आपकी सेल बॉडी है, सेल बॉडी के अंदर क्या होगा कि पॉजिटिव आयंस कम हो जाएंगे तो सेल हो जाएगी हाइपर पोलराइज्ड। हाइपर पोलराइज होने के कारण क्या होगा? वही एक्टिन मायोसिन की इंटरेक्शन नहीं होगी और ब्रोंको डायलेशन हो जाएगा। तो ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है किसका? आपके सिंपैथोमाइमेटिक्स का। अब इसमें एग्जाम्पल्स आते हैं साल्ब्यूटामॉल, साल्मेट्रॉल, टर्ब्यूटालिन, फॉर्मेट्रॉल, जो कि मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। इनके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। साल्ब्यूटामॉल इनकी इंपॉर्टेंट ड्रग है, प्रोटोटाइप, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। साल्ब्यूटामॉल क्या होता है? एक सिलेक्टिव बीटा 2 अगोनिस्ट है, यानी कि और कोई रिसेप्टर पे इतना काम नहीं करता है जितना कि इस रिसेप्टर पे करता है। नेक्स्ट है, इट कॉजेज ब्रोंको डायलेशन विद इन 5 मिनट्स। 5 मिनट में ब्रोंको डायलेशन कॉज करवा देता है और ये एक्शन चलता है 2 से 4 घंटे। इसके अलावा साइड इफेक्ट्स हैं इसके, मसल ट्रेमर्स, पाल्पिटेशन, रेस्टलेसनेस, नर्वसनेस, थ्रोट इरिटेशन और एंकल एडिमा। इसके अलावा ये जो ड्रग है ये प्री सिस्टेमिक मेटाबॉलिज्म हो जाता है इसका गट वॉल के अंदर ही, और इसकी ओरल बायो अवेलेबिलिटी होती है 50%। आमतौर पे इसको इनहेलेशन के थ्रू ही देते हैं और इसको कॉमन थेरेपी में दिया नहीं जाता है। इसको हमेशा ज़्यादातर केसेस में जब तब देते हैं जब कभी एकदम से अस्थमैटिक अटैक आते हों, या इसको जब ज़्यादा सांस लेने में इश्यूज जाते हैं तब इसको यूज़ किया जाता है, ना कि रेगुलर बेसिस पे। नेक्स्ट क्लास आती है मिथाइलजेंथीन्स। तो मिथाइलजेंथीन्स ऐसे ड्रग्स हैं जो कि नेचुरली अकरिंग मिथाइलेटेड एल्केलॉइड्स होते हैं, है ना। ये एक तरीके की एल्केलॉइड्स हैं जो कि नेचुरली पाए जाते हैं प्लांट्स में, और इनके एग्जांपल्स हैं कैफीन, थियोफिलिन और थियोब्रोमीन। अब ये जो ड्रग्स हैं, सबसे पहले मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात कर लेते हैं। ये मैंने लिख रखा है यहाँ पे इसका मैकेनिज्म, जो कि मैंने मेंशन नहीं किया कि ये मैकेनिज्म है जी। तो ये है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में क्या है, थियोफिलिन आया, सेल के अंदर गया, ब्रोंकियल मसल सेल के अंदर। अब ये क्या करता है, ये इनहिबिट कर देता है इन एंजाइम्स को, जिसको हम बोलते हैं PDE फॉस्फोडाइएस्टरेज, है ना। ये इन एंजाइम्स को डीएक्टिवेट कर देता है। अब इसके डीएक्टिवेशन से हमें क्या मिलता है, देखो नॉर्मली क्या होता है, ये जो आपके एंजाइम्स होते हैं ना, PDE वगैरह, ये क्या करते हैं, जो आपके साइक्लिक CAMP है ना, CAMP साइक्लिक AMP, इसको कन्वर्ट करवा देता है नॉन साइक्लिक में, लीनियर में, यहाँ पर भी। तो इसलिए ये आपके लिए बुरी चीज़ हुई ना, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही हमने सिंपैथोमाइमेटिक्स में देखा कि इसका लेवल बढ़ता है तो वो हमारी हेल्प करता है ब्रोंकोडायलेशन कॉज करवाने में, है ना। तो हमें क्या चाहिए, यहाँ पे इसका लेवल बढ़ा हुआ चाहिए, लेकिन आमतौर पे एक एंजाइम होता है PDE फॉस्फोडाइएस्टरेज, वो इसको कन्वर्ट करवा देता है इसमें,
है ना। तो इस वजह से क्या होता है, इसका लेवल हो जाएगा डिक्रीज, तो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। तो हमारी ड्रग क्या करती है, पीडीई को ही इनहिबिट कर देती है ताकि ये एक्शन ना हो। जब ये एक्शन नहीं होगा तो भाई ब्रोंकोडायलेशन तो मिलेगा। तो थियोफिलिन जो है वो पीडीई के जितने भी आइसोमर्स होते हैं या जितने भी और फॉर्म्स होते हैं सेम उनको टारगेट करती है। अब सीएमपी के लेवल्स कम करने वाले एंजाइम को ही इस ड्रग ने कर दिया इनहिबिट। तो इस तरीके से सीएमपी के लेवल बढ़ गए और हमको मिला ब्रोंकोडायलेशन, ऐसा ही हमने लिखा हुआ है। अब सवाल ये है कि पीडीई के कितने फॉर्म्स होते हैं, तो उसके अलग अलग फॉर्म्स हैं जिन सभी को ही थियोफिलिन टारगेट कर लेती है। तो आपको अलग अलग लिटरेचर्स में अलग अलग चीज़ें मिल सकती हैं। अब जहाँ से मैंने ये लिया है वहाँ पर कुछ ऐसा ही मेंशन था कि पीडीई जो है 3, 4, 7 वो आपके ब्रोंकोडायलेशन में हेल्प करवाते हैं, और जो PDE5 है वो आपकी इन्फ्लामेटरी सेल्स के एक्टिवेशन मतलब की एक्टिविटी को डिक्रीज करते हैं। ठीक है, बाकी आप याद सिर्फ इतना रखें कि जो एंजाइम है वो क्या करेगा, CMP के लेवल को घटाएगा, तो हमारी ड्रग जो है इसी को घटा देगी, तो इससे इनका लेवल बढ़ जाएगा और अल्टीमेटली हमको मिलेगा ब्रोंको डायलेशन। ओके, नेक्स्ट आती है बात इसके एक्शंस की। क्या क्या एक्शंस है बॉडी पर। सबसे पहले CNS स्टिमुलेशन, इंक्रीज करेगा हार्ट का फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, और इसके अलावा स्मूथ मसल का रिलैक्सेशन, डायोरेसिस भी होगा, स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा। नहीं, यहाँ पर मैंने ये मिस्टेक की है, ये स्मूथ मसल का रिलैक्सेशन करवाते हैं और स्केलेटल मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं। स्केलेटल मसल का कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। और एसिड सिक्रेशन को इंक्रीज करते हैं और डिक्रीज करते हैं स्टामिन रिलीज को। ये हो गए इनके एक्शंस। थियोफिलिन की इसकी प्रोटोटाइप है तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। थियोफिलिन जो है वो वेल एब्जॉर्ब्ड होती है ओरल रूट से, पूरे ऑलमोस्ट बहुत सारे टिश्यूज़ में डिस्ट्रीब्यूट होती है, इसलिए प्लासेंटा को क्रॉस कर लेती है और ब्रेस्ट मिल्क में भी सीक्रेट हो सकती है। 50% तक का इसका प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग होता है और ये लिवर में मेटाबोलाइज होकर के यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाती है। बात करें हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स की, जो कि आई होप आपको दिख रहे होंगे। देखो, साइड इफ़ेक्ट की बात ऐसी है कि ये जो ड्रग्स होती है ना मिथाइल जेंथीन्स, ये होती है नैरो सेफ्टी मार्जिन ड्रग्स। नैरो सेफ्टी मार्जिन ड्रग मतलब कि इनकी जो सेफ्टी है ना वो थोड़ी सी कम होती है। आप अगर इस मतलब बॉडी के अंदर इसका डिपोजिशन होने लग गया, क्योंकि इसका पता है ना, इसका टिश्यू पेनिट्रेशन अच्छा है, लिखा हुआ है हमने, तो अब अगर ये बॉडी के अंदर रह गई या ये प्लाज्मा में इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा तो ये आपके लिए हानिकारक हो सकता है। तो इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो डोज बढ़ने पे है कि प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन कितना जा रहा है कितना कम है। ठीक है, तो जैसे कि कम होता है तो बहुत ही कम साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं, लेकिन अगर जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है तो हमें क्या क्या देखने को मिल सकता है, डिस्पेप्सिया, हेडेक, इंसोमनिया, ट्रेमर्स, डेलीरियम, एरिथमिया एंड फर्दर अगर बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब होती है तो डेथ भी हो सकती है। लास्ट आती है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग का सिंपल काम है कि जो ब्रोंकियल मसल्स होती हैं, जो ब्रोंकियल एयरवेज में ना जो लार्जर एयरवेज होते हैं वहाँ पर आपके मस्कैरेनिक रिसेप्टर मौजूद होते हैं, M1 और M3। ठीक है, तो अब M3 रिसेप्टर्स पे इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड आती है, बाइंड होती है, उनको ब्लॉक करती है। उनको ब्लॉक करने से क्या मिलेगा आपको, ब्रोंको डायलेशन मिलेगा। ये जो ड्रग होती है इसके साथ क्या इशू है कि इसकी लेट पीक आती है ब्रोंको डायलेटर इफेक्ट की, यानी कि इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन समझ लीजिए कैसा है, थोड़ा सा लॉन्ग है, 60 से 90 मिनट तक का, इसलिए इसका लेकिन इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कम है। ठीक है, फिर इसके बाद बात करें कि सूटेबल है ये रेगुलर प्रोफाइलेक्टिक यूज़ के लिए। अगर हम बात करें COPD, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ के लिए, तो ये बहुत अच्छी ड्रग ऑफ चॉइस हो सकती है। इसके अलावा इसका जो एक्शन है जैसा कि मैंने बोला वो कम ही समय के लिए टिकता है, तो 4 से 6 घंटे रहता है सिर्फ। साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं इसके ड्राइनेस ऑफ माउथ, स्क्रैचिंग ऑफ ट्रेकिया, कफ, बैड टेस्ट एंड नर्वसनेस। और जैसा कि मैंने बताया लार्जर एयरवेज में इस्तेमाल होती है, जो स्मॉल एयरवेज होते हैं उसमें सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स इस्तेमाल होती मीन्स काम करती है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इनका। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो में मैंने बात की एंटीस्थेमेटिक ड्रग्स में मेनली ब्रोंकोडायलेटर्स की। कोशिश करूँगी पार्ट 2 में बाकी की 4 ड्रग्स को एक साथ ख़त्म कर दूँ।
अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और चीज़ें समझ में आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।